गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने तृतीयक एमीन का नामकरण कंप्लीट किया था। अपना नामकरण एमीनों में नामकरण चल रहा है। प्राथमिक एमीन का हो गया था, द्वितीयक एमीन का हो गया और तृतीयक एमीन का हो गया। आज अपन स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक एमीन का नामकरण। तो देखिए, एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, जो एमिनो समूह है NH2 वो डायरेक्टली जुड़ा होता है किससे? बेंजीन वलय से। ये बेंजीन रिंग हो गई और इससे जुड़ गया एमीन क्रियात्मक समूह NH2। ठीक है, अब देखिए सामान्य नाम लिखेंगे अपन और IUPAC। अब इसे सामान्य नाम में कहा जाता है एनिलीन। बेंजीन से NH2 जुड़ा हो, इसे सामान्य नाम में क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। और इसे IUPAC नाम में एनिलीन भी कहा जाता है। और एनिलीन के अलावा रिंग हो गई बेंजीन, पहले आ जाएगी कार्बन श्रृंखला। क्रियात्मक समूह NH2 क्या है? क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह का नाम IUPAC में सबसे लास्ट में। तो NH2 को अनुलग्न के रूप में क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं ना। तो बेंजीन से जुड़ा है एमीन, तो इसका IUPAC नेम हो गया बेंजीनेमीन। ठीक है, ये है। अब देखिए, इसमें तो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। इसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो हो जाएगी 1 डिग्री। ये जो है एरोमेटिक एमीन में NH के एक तरफ CH3, दूसरी तरफ बेंजीन वलय, तो इसमें नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है। एक तो बेंजीन के कार्बन से और एक इधर CH3 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका नाम। अब इसका सामान्य नाम तो लिखा जाएगा एन मेथिल एनिलीन। इसका सामान्य नाम तो हो जाएगा एन मेथिल एनिलीन। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है? मेथिल। अब देखो, ये बेंजीन वलय है। ठीक है, अब बेंजीन वलय से जुड़ा है एमीन क्रियात्मक समूह, तो ये तो एनिलीन हो गया। तो इतना तो क्या हो गया? एनिलीन। और यहां नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है? मेथिल समूह जुड़ा है। तो मेथिल समूह नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए एन मेथिल। और मेथिल और ये पूरी संरचना बेंजीन से एमीन क्रियात्मक समूह एनिलीन, तो इसका सामान्य नाम हो गया एन मेथिल एनिलीन। अब देखिए इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम इसका हो जाएगा एन
मेथिल बेंजीनेमीन। आईयूपीएसी नाम इसका हो जाएगा एन मेथिल बेंजीनेमीन। छोटी वाली श्रृंखला CH3 है, बड़ी वाली श्रृंखला बेंजीन है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए ये बड़ी कार्बन श्रृंखला हो गई। CH3 में 1 कार्बन है, छोटी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब छोटी कार्बन श्रृंखला को मानेंगे प्रतिस्थापी, तो CH3 प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल, और ये मेथिल डायरेक्टली किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, है ना। देखो वैसे यहां पे H, लेकिन ये जो CH3 है वो एक्चुअल में डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजन से, ठीक है ना। इसको, इसकी एक्चुअल कंडीशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ H, यानी CH3 डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजन से, ठीक है। तो प्रतिस्थापी डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है, एन मेथिल प्रतिस्थापी का नाम हो गया सबसे पहले, और मुख्य कार्बन श्रृंखला बेंजीन, बेंजीन आ गया, और क्रियात्मक समूह एमीन, तो लास्ट में आ गया क्रियात्मक समूह एमीन। तो आईयूपीएसी नाम लिखने का यही नियम होता है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम, है ना। अब देखिए बेंजीन से जुड़ा है एन, एन से 2 CH3। अब देखिए यहां नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, 2 तो CH3 कार्बन से और 1 बेंजीन वाले के कार्बन से, तो ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन से 2 मेथिल जुड़े हैं, नाइट्रोजन से 2 मेथिल जुड़े हैं, तो एन एन डाइमेथिल, एन एन डाइमेथिल, और ये किससे जुड़े हैं? एनिलीन से। यहां पे एनिलीन है, इसके दोनों हाइड्रोजन हटा दिए और 2 हाइड्रोजन की जगह आ गए 2 CH3, तो एनिलीन से यहां 2 CH3 जुड़े हैं, तो एन एन डाइमेथिल एनिलीन, ठीक है। ये इसका सामान्य नाम हो गया, और आईयूपीएसी नाम में हो जाएगा एन एन डाई मेथिल बेंजीनेमीन, ठीक है। तो देखो इसे आईयूपीएसी नाम में एनिलीन भी कहा जाता है, लेकिन वैसे परफेक्टली इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? बेंजीनेमीन। इसलिए आगे आईयूपीएसी नाम में अपन इसको बेंजीनेमीन लिख रहे हैं, और सामान्य नाम में इसको एनिलीन, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एनिलीन, ये 2 डिग्री एनिलीन, और ये 3 डिग्री एनिलीन, ये इनके सामान्य नाम और ये इनके आईयूपीएसी नाम। अब देखिए एनिलीन के ऑर्थो कार्बन पे, एनिलीन का NH2 इस कार्बन से जुड़ा है, तो पास वाला कार्बन ऑर्थो, एनिलीन के ऑर्थो कार्बन से जुड़ा हो CH3, क्या जुड़ा हो? CH3। अब देखो बेंजीन से CH3 जुड़ा हो, इसको अपन क्या कहते हैं? टोलुइन कहते हैं। बेंजीन से CH3 जुड़ा हो इसको क्या कहते हैं? टोलुइन।
अब यहां देखिए बेंजीन से NH2 और CH3 पास पास वाले कार्बन पे है, तो इसको कहा जाता है ऑर्थोटोलुडीन। इसका सामान्य नाम क्या होता है? ऑर्थोटोलुडीन होता है। ठीक है, तो इसका सामान्य नाम ऑर्थोटोलुडीन हो गया। अब ऑर्थोटोलुडीन का लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए IUPAC नाम के लिए ये जो NH2 है ये तो है क्रियात्मक समूह, और ये CH3 है वो क्या है? प्रतिस्थापी। अब पहले वाले जो एग्जाम्पल आए थे अभी अभी जो किए थे, वहां पे जो मेथिल प्रतिस्थापी है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा था। वो डायरेक्टली किससे जुड़ा था? नाइट्रोजन से। इसलिए मेथिल से पहले क्या लगा रहे थे? कैपिटल N। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली किससे जुड़ा था? नाइट्रोजन से। यहां पे जो मेथिल प्रतिस्थापी है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा। ठीक है ना, ये जुड़ा है बेंजीन वलय से, तो इस मेथिल के आगे कैपिटल N है वो नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए अंकन करते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी है, तो अंकन किसके आधार पे होगा? क्रियात्मक समूह के आधार पे। तो ये NH2 वाला कार्बन पहला, CH3 वाला कार्बन दूसरा, तो ये इसका अंकन हो गया। अब नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम CH3 है, मेथिल कितने नंबर कार्बन पे है? 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 मेथिल। ठीक है, और ये इतना क्या हो गया? बेंजीनेमीन। इतना क्या हो गया? ये बेंजीनेमीन। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल बेंजीनेमीन। तो ऑर्थोटोलुडीन का IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल बेंजीनेमीन। और जो अपन ने अभी अभी किया था ये, इसका अपन ने क्या लिखा था अभी अभी? यहां पे CH3 प्रतिस्थापी है, वो डायरेक्टली किससे जुड़ा था? नाइट्रोजन से जुड़ा था, इसलिए अपन ने इसका लिखा था N मेथिल बेंजीनेमीन, है ना। यहां मेथिल प्रतिस्थापी डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए N मेथिल बेंजीनेमीन। और यहां मेथिल प्रतिस्थापी नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा, बेंजीन वाले से जुड़ा है, और 2 नंबर कार्बन पे है, तो 2 मेथिल बेंजीनेमीन। तो प्रतिस्थापी के आगे N तभी लगाएंगे जब वो सीधा किससे जुड़ा हो? नाइट्रोजन से जुड़ा हो। तो टोलुडीन क्या होता है? टोलुडीन में बेंजीन वलय पे एक तो होता है NH2, एक होता है CH3। ठीक है, इसको केवल इसको कहा जाता है टोलुइन। इसको क्या कहते हैं? टोलुइन कहते हैं। बेंजीन से जुड़ा हो CH3 यानी मेथिल बेंजीन, तो मेथिल बेंजीन को क्या कहा जाता है? टोलुइन कहा जाता है। यहां पे बेंजीन वलय से एक तो CH3 जुड़ा है, एक NH2 जुड़ा है, इसको कहते हैं टोलुडीन। और ये दोनों पास पास वाले कार्बन से है, तो ऑर्थोटोलुडीन। और ऑर्थोटोलुडीन का IUPAC नाम 2 मेथिल बेंजीनेमीन। तो ध्यान रखिएगा टोलुडीन का सूत्र क्या होता है और उसका IUPAC नाम। नामकरण वाले प्रश्न नॉर्मली ऐसे ही पूछे जाते हैं, सामान्य नाम दे दिया जाता है, उसका या तो संरचना सूत्र पूछते हैं और या उसका IUPAC नाम।
अब देखिए यहाँ पे एनिलीन से दूसरे चौथे और छठे कार्बन पे जुड़े हैं ब्रोमो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 जो ब्रोमो प्रतिस्थापी है। अब देखो ये तो क्रियात्मक समूह है, ये तो क्या हो गया, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब ब्रोमो प्रतिस्थापी दूसरे, चौथे और छठे पे है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, फिर कार्बन श्रृंखला है बेंजीन और क्रियात्मक समूह एमीन। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीनेमीन, ठीक है। अब देखिए अब ये अपन ऐसा एरोमेटिक एमीन ले रहे हैं जिसमें NH2 समूह डायरेक्टली बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा होता। NH2 समूह है वो बेंजीन वलय से जुड़े हुए कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए यानी ये है एक प्रकार का एरिल एल्किल एमीन। एरोमेटिक एमीन अपन ने दो प्रकार के बताए थे। जिस एरोमेटिक एमीन में एमीन समूह डायरेक्टली बेंजीन वलय से जुड़ा होता है वो तो एरिल एमीन, और जिसमें एमीन समूह बेंजीन वलय से डायरेक्ट ना जुड़ा हो, बेंजीन वलय से जुड़ी कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो, उसे अपन ने कहा था एरिल एल्किल एमीन। तो ये एक प्रकार का एरिल एल्किल एमीन है। अब देखिए बेंजीन से जुड़ा हो CH2, बेंजीन से CH2 जुड़ा हो, इसे बेंजिल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बेंजिल, ठीक है। अब इतना तो ये बेंजिल हो गया, और बेंजिल से जुड़ा है NH2 एमीन, तो इसका सामान्य नाम तो हो गया बेंजिल एमीन, ठीक है। अब देखिए अब अपन यहां पे इसका बेंजिल एमीन का लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए बेंजिल एमीन का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, यहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी ये वाली। यहां मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा है, बेंजीन वलय से जो कार्बन जुड़ा है वो होगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। और यहां बेंजीन वलय क्या बन जाएगी, प्रतिस्थापी, और बेंजीन वलय को प्रतिस्थापी के रूप में क्या कहते हैं, फेनिल। ये है, इसे प्रतिस्थापी के रूप में क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं। इसको चाहे C6H5 लिख दो, चाहे रिंग के रूप में लिख दो, ये प्रतिस्थापी के रूप में इसे अपन क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापी जुड़ा है फेनिल, ठीक है। और क्रियात्मक समूह NH2, ठीक है, लास्ट में आएगा। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितना, 1। तो देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी हो गया फेनिल। प्रतिस्थापी क्या हो गया, फेनिल हो गया। IUPAC नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी फेनिल हो गया। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन, अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन 1 है, तो एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N,
मेथेन, और लास्ट में क्रियात्मक समूह NH2 वो क्या लिखते हैं, एमीन। तो ये लास्ट में एमीन। तो बेंजिल एमीन का IUPAC नाम क्या होगा, बेंजिल एमीन का IUPAC नाम होगा फेनिल मेथेनेमीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बेंजिल एमीन का IUPAC नाम फेनिल मेथेनेमीन होता है। विशेष तौर पे यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, जो बेंजीन वलय से कार्बन जुड़ा है वो यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। ठीक है, अब देखिए ये अपना एरोमेटिक एमीन का क्या हो गया, नामकरण हो गया। अब जैसे ये है, ये असंतृप्त एमीन है। क्या है ये, असंतृप्त एमीन है। ये असंतृप्त मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और क्या क्रियात्मक समूह क्या है, एमीन। तो ये एक असंतृप्त एमीन है। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एलिल कंडीशन कहा जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं, एलिल। अब एलिल से जुड़ा है एमीन, तो इसका सामान्य नाम तो हो गया एलिल एमीन। ठीक है, एलिल एमीन हो गया। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे एलिल एमीन का। तो यहाँ एक तो डबल बॉन्ड है और एक क्रियात्मक समूह है। अंकन के लिए वरीयता किसको मिलेगी, क्रियात्मक समूह को। तो ये वाला कार्बन पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ प्रतिस्थापी एब्सेंट है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन 3 कार्बन के लिए प्रॉप। कार्बन की संख्या के बाद बंध का प्रकार, बंध यहाँ डबल बॉन्ड है, कौन से कार्बन पे, दूसरे पे। तो 2 इन प्रॉप 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए 2 इन। एमीन कितने पे है, 1 पे। तो एलिल एमीन जो असंतृप्त एमीन होती है उसका IUPAC नाम प्रॉप 2 इन 1 एमीन। अब देखिए अपन से पूछ लिया जाए इस एमीन का सामान्य नाम लिखिए और IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो अपन को इस एमीन का संरचना सूत्र देख के पता चल रहा है ये एक तृतीयक एमीन है। ये एक क्या है, तृतीयक एमीन। कैसे, नाइट्रोजन है वो कितनी कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़ा है, 3 कार्बन श्रृंखलाओं से, है ना। तो ये एक तृतीयक एमीन हो गई, 3 डिग्री एमीन हो गई। अब पहले इसका सामान्य नाम लिखेंगे। तो देखिए 2 श्रृंखलाएं तो हैं मेथिल और एक है प्रोपिल। तो देखिए मेथिल है वो M से आता है और प्रोपिल है वो
पी से आता है, ठीक है। तो मेथिल है वो पहले आएगा। तो मेथिल कितने हैं? 2। डाई मेथिल, ये है प्रोपिल, और लास्ट में एमीन। तो इसका सामान्य नाम हो गया डाई मेथिल प्रोपिलेमीन। अब अपन इसको लिखना है अपन को इसका IUPAC नाम। तो IUPAC नाम है वो अपन ने तृतीयक एमीन का कैसे बताया था कि यहाँ पे एक कार्बन श्रृंखला है उसको माना जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला, और जो बाकी कार्बन श्रृंखलाएं हैं वो होंगी प्रतिस्थापी। अब यदि नाइट्रोजन से जुड़ी कार्बन श्रृंखलाएं क्या है? अलग अलग है। जैसे यहाँ पे अलग अलग है, एक तो मेथिल है और एक प्रोपिल है, 2 मेथिल है 1 प्रोपिल है। अब यदि अलग अलग कार्बन श्रृंखलाएं हो तो अपन ने बताया था कि जो बड़ा समूह है, जिस कार्बन श्रृंखला में कार्बन क्या हो? ज़्यादा हो, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी और बाकी हो जाएंगी प्रतिस्थापी, है ना। तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी और ये दोनों हो जाएंगे प्रतिस्थापी, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, ये दोनों प्रतिस्थापी हो गए और ये डायरेक्टली किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से। तो NN दोनों समान है, ये साथ में आएंगे। NN 2 के लिए डाई और CH3 को कहते क्या है? मेथिल। NN डाई मेथिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन 3, प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए N, और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो इस तृतीयक एमीन का IUPAC नाम हो जाएगा NN डाईमेथिल प्रोपेनेमीन। देखो, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का नाम अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उनके कुछ एक उदाहरण आपको फिर से बता रहे हैं। अब जैसे अपन को ये मिल जाए, ठीक है। अब ये एक तृतीयक एमीन है, ये एक क्या है? ये भी तृतीयक एमीन है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये है मेथिल, ये है एथिल, और ये है आइसोप्रोपिल, है ना। अभी जो था C3H7 वो था प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, और ये कंडीशन देखो CH के साथ 2 CH3 आइसोप्रोपिल आई। तो देखिए मेथिल है वो M से स्टार्ट होता है, एथिल है वो E से स्टार्ट होता है, और अपन ने कहा था आइसो नियो टर्सरी, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में शामिल किया जाता है, जबकि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इनको अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल नहीं करते। तो ये आइसोप्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल का आई है वो अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल होगा, ठीक है। तो देखिए आइसो का आई, एथिल का ई, मेथिल का एम। तो पहले आएगा अपना ई, फिर आई, फिर एम। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एथिल आइसोप्रोपिल मेथिलेमीन, ठीक है।
अब अपन लिखेंगे इसका IUPAC नाम। तो यहाँ जो बड़ी कार्बन श्रृंखला है वो होगी मुख्य कार्बन श्रृंखला, यहाँ बड़ी कार्बन श्रृंखला है ये, ठीक है। आइसोप्रोपिल क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं 3। अब ये दोनों बन जाएंगे प्रतिस्थापी। दोनों प्रतिस्थापी क्या है अलग अलग है। अब दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग है तो इनको अलग अलग लिखा जाएगा, और दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो दोनों के आगे एन है वो अलग अलग लगेगा। तो देखिए ये तो है एथिल, ये है मैथिल। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे पहले किसको लिखेंगे एथिल को। तो ये एथिल डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है एन एथिल। मैथिल भी डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है एन मैथिल। अब ये दोनों अलग अलग थे तो दोनों को अलग अलग लिख दिया एन एथिल एन मैथिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं 3। प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन। अब देखिए जो क्रियात्मक समूह है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने नंबर कार्बन पे है 2 नंबर कार्बन पे। तो एमीन है वो आएगा 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2 एमीन, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एन एथिल एन मैथिल प्रोपेन